हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज ट्राइबल्स, डीकूस एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। तो क्या क्या ट्राइबल्स किस टाइप के होते थे, डीकूस टर्म से क्या मतलब है, और क्या एक गोल्डन एज का एरा था जो उनने एनविजन करा था, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो नोट्स मैंने आपके लिए अच्छे से कंप्राइज करके बना दिए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप फॉलो करते जाइए एज अ स्टोरी। इस चैप्टर के अंदर अपन एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि एक बॉय के बारे में होगी, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा एक बॉय होगा, उसके बारे में थोड़ा इसके स्टोरी टाइमलाइन देखेंगे, क्या क्या हुआ, कब हुआ। उसके बाद अपन इन जनरल बात करेंगे किस टाइप की ट्राइब्स हुआ करती थी और क्या क्या चीज़ें वो करती थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8 चैप्टर से सॉरी, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 से। तो 1895, अब आप लोग अज्यूम करिए अपनी आंखें बंद करके कि 1895 का एक टाइम पीरियड चल रहा है और उसमें आप भी प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पर आप ही का एक दोस्त है जिसका नाम है बिरसा, और आप लोग कहाँ पर रह रहे हो, बिरसा कहाँ पर रह रहा है, वो रोमिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। वो छोटा नागपुर का जो जंगल है उसके अंदर घूम रहा है। तो आपका एक फ्रेंड है बिरसा 1895 में, और आप लोग कहाँ घूम रहे हो, छोटे नागपुर के फॉरेस्ट के अंदर, जो कि कहाँ पे आता है, झारखंड में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर डिक्लेयर्ड गॉड एज अपॉइंटेड। अब आपका फ्रेंड आपको कहता है कि मुझे गॉड ने अपॉइंट करा है, उसने मुझे अपॉइंट करा है कि मैं लोगों की लाइफ को सेव कर सकूं, उनको ट्रबल से निकाल सकूं, और उनको जो स्लेवरी है डीकूस की, उनसे छुड़ा सकूं। फिर आप लोग फिर आप दोनों की बातें हो रही थी, आप लोगों ने आपने उससे पूछा कि डीकूस का मतलब तू क्या कहना चाह रहा है। फिर उसने कहा डीकूस मतलब आउटसाइडर। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं आपको आपके ऊपर लेके क्यों समझा रही हूँ, जिससे आपको चीजें याद रहेगी और रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, और थोड़ा मजा भी आएगा आपको। आपको ये चीज़ याद रहने वाली है कि 1895 की बात करी थी मैम ने, जब बिरसा हुआ करता था, वो वहाँ पे घूम रहा था। कहाँ का रहने वाला था वो, छोटा नागपुर झारखंड का। ये क्वेश्चंस आएंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, इसलिए इसको इस पैटर्न में याद रखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर वो आपको एक बात कह रहा था कि उसको भगवान ने अपॉइंट करा है कि वो लोगों को अपनी जो ट्रबल्स हैं उनसे बाहर निकाल सके, डीकूस की स्लेवरी से बचा सके। अब डीकूस का मतलब फिर आपने उससे पूछा, उसने आपको बताया वो लोग जो हमारे ऊपर बाहर से आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। ठीक है, आउटसाइडर्स। फिर बिरसा वॉज ब्रॉन। अब आपको एक जनरल ये आपको लिखना भी है, ये वाली आप भले ही अवॉइड कर सकते हैं, 3-4 लाइन लिखना, बट यहाँ से आपको नोट्स प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने हैं। ठीक है, सो बिरसा वॉज बॉर्न इन अ मुंडा फैमिली। अब आपकी जो फ्रेंड के बारे में डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, जिसका नाम था बिरसा। ठीक है, बिरसा एक ग्रेट ट्राइबल लीडर था, इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसने लास्ट में एक बिरसा मुंडा जो मूवमेंट भी चलाया था जो कि काफ़ी इफेक्टिव था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ मुंडा फैमिली, जैसे कि इसका पूरा सरनेम ही है बिरसा मुंडा, तो मुंडा इसका सरनेम था। और ये जो मुंडा फैमिली है ये ट्राइबल ग्रुप थी, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर वहाँ पे रहती थी झारखंड में। ठीक है, उनके जंगलों में रहती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्राइब्स लोग जो भी होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपनी प्रिमिटिव लाइफ, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर रहना, जैसे पहले वाले लोग रहा करते थे। अपन ने जो स्टार्टिंग ऑफ मैन की सिविलाइजेशन वाली बात करी थी उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ये जो ट्राइब्स होती हैं वो प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ यूज़ करती हैं। वो अपनी तरह कच्चा हाउस या पक्का हाउस में नहीं रहती, वो ट्रीज़ के अंदर रहती है। जो उनसे उनको प्लांट से जो उनको मेडिसिन होती है वही वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग, और वो लोग सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ करते हैं। ठीक है, खाना भी वो पेड़ पौधों से ही खाते हैं, बनाते हैं, या फिर एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जैसे पहले के लोग रहा करते थे। अर्ली जो मैन रहा करते थे, जो आपने 6th क्लास में भी आपके चैप्टर्स में पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये अपना लाइफ कैरी ऑन करते हैं, और ये आज भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आपको सरप्राइज होने की बात नहीं है, इनकी लाइफ भी काफ़ी नेचुरल होती है। ठीक है, ये मुंडा फैमिली में बॉर्न हुए थे, ट्राइबल ग्रुप है। इसके साथ साथ इसके जो फॉलोअर्स थे, जिससे कि इनकी इतनी अच्छी अच्छी ये बातें कर रहे हैं, ये बाद में जाके ग्रेट लीडर होते हैं, और लीडर है तो उसका कोई ना कोई फॉलोअर होगा। उनके फॉलोअर होते हैं संताल्स और ओरॉन्स। ये भी एक ये नए नहीं कह सकती मैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, संथाल्स भी एक ट्राइबल ग्रुप है और ओरॉन्स भी एक ट्राइबल ग्रुप है। तो ये लोग भी इनको सपोर्ट करते थे।
तो आप देख सकते हो कि इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनकी ट्राइब के अलावा भी लोग होते हैं। ये चीज़ अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, जैसे ही हम बिरसा मुंडा मूवमेंट पे आएंगे आप सारी चीज़ें कनेक्ट करते चलोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं फेसिंग प्रॉब्लम अंडर ब्रिटिश रूल। इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी ब्रिटिश रूल के अंदर। ये फॉलो कर रहे हैं, जब लीडर है, कोई मूवमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसको टैकल करने के लिए बिरसा मुंडा एज अ लीडर अपराइज हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमको समझना होगा लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। क्या क्या ऑक्यूपेशन थे उनकी, किस तरीके से वो अपनी लाइफ रहते थे पहले, और कैसे उनके जो आउटसाइडर्स, जो डीकूज आ गए, जो ब्रिटिशर्स आ गए, उसके बाद उनकी लाइफ कैसे टर्न हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे अपन। उनका जो ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम करते थे, जैसे मैंने आपको बताया अर्ली मैन की तरह थे वो लोग भी। तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज करते थे, दैट मीन्स जूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक और नाम दिया जाता है जूम, लोकल लैंग्वेज में उसे कहा जाता है जूम कल्टीवेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते हैं। इसके अंदर किस तरीके से, जैसे कुछ समय तक वो एक पॉइंट पे रहेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे या वहाँ पे उनका जो मन होगा एक्टिविटीज करेंगे। वहाँ से अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, फिर वो जो क्रॉप होता है उसको लेके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और जो पहले वाला प्लॉट था जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर करी थी वहाँ पे वो उसको बर्न कर देते हैं। अब बर्न करने का क्या रीजन है, क्योंकि वहाँ पे जब बर्न करेंगे वो, तो उस फायर के अंदर ऐश जो होगी, जब आप कुछ चीज बर्न करोगे तो उसमें ऐश होगी, और ऐश जो होती है वो रिच होती है पोटैश के अंदर। पोटैश एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी मदद से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। आपके जो फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हो उसके अंदर भी यही सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो एक प्लॉट को पहले वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, फिर उसको बर्न करते थे, क्रॉप को निकालने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उसको बर्न करते थे वो, और वो दूसरी जगह मूव ऑन हो जाते थे। फिर ऐसे वो 2-3 जगह मूव ऑन होते थे, फिर वापस फर्स्ट प्लेस पे आ जाएंगे। तो ये जो एक मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर हम लोकल लैंग्वेज में जूम कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। आपकी बुक के अंदर भी कुछ दे रखा है इसके बारे में, बट ये क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स आपको शायद पहले से होगी, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं करा है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस चीज को, इन वर्ड्स को आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग जो ट्री की टॉप होती है, जैसे आपको पता है कि एक जो ट्री होता है वो काफी बड़े बड़े होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते थे, टॉप को कट कर देते थे, ठीक है। ये टॉप को कट क्यों कर देते, जिससे जो सनलाइट आ रही है अगर वो ऐसे आएगी तो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना। अगर सनलाइट आ रही है तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर कैनोपी ट्री की जो होगी वो काफी लॉन्ग होगी। तो वो लोग क्या करते थे, इस कैनोपी को कट कर देते, जिससे सन रेज डायरेक्टली उनके जो फील्ड्स है, यहाँ पर उनका प्लॉट होता था, they can assume, we can just taking an example। तो यहाँ पे अगर उनका प्लॉट है तो उसको ट्री को अच्छे से कट कर देंगे, शेड दे देंगे, जिससे उनकी जो क्रॉप है उन पे अच्छे से सनलाइट आ सके और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी बुक में इसको बता रखा है कि दे यूज टू कट द ट्री टॉप, ठीक है। ट्री टॉप क्यों कट करते थे, जिससे कि सनलाइट जो है इजीली पास ऑन कर सके, और जो उनके क्रॉप्स जहाँ पर है वो अच्छे से वहाँ पे सनलाइट जा सके, जिससे वो अच्छे से न्यूट्रिशियस क्रॉप मिल सके उन्हें, ठीक है। फिर मैंने फायर वाली बात आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि फायर वो इसलिए करते थे जिससे कि जो पोटैश रिच होता है वो वहाँ पे हो सके और उससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एक बार जलाने के बाद वो सब स्प्रेड कर देते थे वहाँ पे, और उसको नए सीजन के लिए तैयार करते थे। नया सीजन हो सकता है वो 2 से 3 साल के अंदर वापस वहाँ पर आए उस सीजन के लिए, बट उसको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स होने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि ये रिस्पेक्ट भी करते थे उसकी। इनको ऐसा लगता था लैंड इज अ मदर ऑफ फर्टिलिटी, ये अपनी मदर है इन लोगों के लिए, और अपने लिए भी लैंड मदर ही है। तो पर ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं लैंड के लिए, और ये उसी पे रेगुलर जो कल्टीवेशन है उसको अवॉइड करते हुए ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिससे कि उसको रिप्लेनिश होने का, उसको आराम से समय मिले कि वो अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज कर पाए, ठीक है, जिससे कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा होगा। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट सीड्स इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग लैंड एंड सोइंग सीड्स। ये फिर बाद में क्या हुआ, ये लोग सीड्स को अपनी तरह स्प्रेड, अपन लोग नॉर्मल जो अभी एग्रीकल्चर पैटर्न चल रहा है उसके अंदर क्या करते हैं, लैंड को पहले प्लाव करते हैं, फिर उसमें सोइंग करते हैं, ठीक है। प्लाविंग एंड सोइंग आपकी एग्रीकल्चर चैप्टर में भी आपने ये पढ़ी होगी टर्म्स, क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर भी ये टर्म्स आती हैं एग्रीकल्चर में।
कि पहले लैंड के कौन कौन से टाइप्स है, क्या क्या एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर की, तो प्लॉइंग करते हैं आप, फिर उसके बाद सीड्स उसके अंदर सो करते हैं, बट ये लोग ऐसे नहीं करते थे। ये जनरली बस जो लैंड होती थी उस पर सीड स्प्रेड कर देते थे, ठीक है, और जब रेनफॉल आती थी वो सीड्स अपने आप ग्रो हो जाते थे और अपने आप हो जाते, पर उसके अंदर क्या एक ड्रॉबैक था कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं होती थी, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती थी क्योंकि उनने अच्छे से डीप डाउन उनको सीड्स को नहीं रखा है, डीप डाउन नहीं रखा है उन सीड्स को, तो वो इतने से अच्छे से उनकी रूट्स नहीं कर पाते और कुछ कुछ सीड्स ही फर्टिलाइज हो पाते थे, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड यूज करते थे, प्रिमिटिव ब्रॉडकास्ट सीड्स, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। आज भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है। उनकी मेडिसिन भी, अगर उनको कोई बीमारी भी होती है तो उनके खुद की मेडिसिन वो बनाते हैं और खुद का ध्यान खुद रखते हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं प्रेफर करते हैं वो लोग। फिर मूव टू अनदर फेलो लैंड, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि ये फेलो लैंड जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल, ये आपकी डेफिनेशन फैलो लैंड की गिवन भी है आपके यहाँ पे बॉक्सेस में, आप प्रेफर कर सकते हैं। फैलो लैंड क्या होती है, ऐसी लैंड, टाइप ऑफ लैंड है ये जो कि कुछ टाइम तक रखी गई है अनकल्टिवेटेड, जो कि कल्टीवेशन जिसपे नहीं हुआ है काफी समय से, ठीक है। सो जिस जैसे यहाँ पे जो ये लैंड इन लोगों ने छोड़ दी थी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था इन लोगों ने लैंड यहाँ पर छोड़ दिए जिससे फर्टिलाइज हो जाए, तो अभी 3-4 साल बाद वापस उस लैंड पे आएंगे और जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उस पर वापस से कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, जूम कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। फिर बात करते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स की। हंटर्स और गैदरर्स कौन होते थे, हंटर मतलब जो शिकार करने वाले और गैदरर्स मतलब कलेक्शन करने वाले। तो ये हमने पहले भी बात करी है इसके ऊपर कि हंटर्स लोग हंट करते हैं एनिमल्स को और उनको फिर उनका मीट जो भी होता है उनको पकाते हैं या फिर ऐसे ही रॉ भी कंज्यूम करते हैं। गैदरर्स क्या होते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, जो भी उनके लिए इसेंशियल होता है, ठीक है। अब इसके कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर ली। आपके बुक के अंदर जो कंटेंट मेंशन है उसमें लिखा है कि सॉ फॉरेस्ट हैज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल सच एज कॉर्न ट्राइब। कौन भी एक ट्राइब्स है, तो देखिए अभी तक हमने 3 ट्राइब्स के बारे में नाम सुन लिया है। 3 ट्राइब्स अगर आपको आ सकता है कि नेम एनी 2 ट्राइब्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है मुंडा, फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था ओरॉन, ठीक है, एक हमने पढ़ा था संथाल्स, और ये 4th ट्राइब का नाम आपको मैं बताने जा रही हूँ कौन, ठीक है। कौन भी एक ट्राइब है जो कि ओडिशा में रहती थी। इनके लिए लैंड या फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता था। ये उसकी पूजा करते हैं और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फॉरेस्ट की। क्यों? क्योंकि ये वहीं पे रहते हैं, वहीं से खाते हैं, वहीं से सब कुछ कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन भी वहीं से बनाते हैं, तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने लोगों ने मूवी देखी होगी RRR, ठीक है, उसके अंदर ट्राइब्स के बारे में, उनका जो कल्चर है उस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, आई विल प्रेफर कि जिसने नहीं देखी हो एक बार उस मूवी को देखे, जिससे उन्हें समझ आएगा कि क्या कल्चर था। ये पूरा चैप्टर, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा RRR मूवी से, ठीक है। उसके अंदर भी वो डीकूज या जो आउटसाइडर ब्रिटिशर्स है वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उनको फोर्स करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे, उसके अंदर सोशल टर्म्स में दिखाया गया है मूवी में कि कैसे वो किडनैप कर लेते हैं, बट इसके अंदर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, उनने इनकी इकोनॉमी को ख़राब करा, इनकी पावर्स ले ली और फिर चले गए, और फिर इनने रिवोल्ट करा, इनकी जब पावर्स ले ली तो इनने रिवोल्ट करा, और उसी रिवोल्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट से फिनिश कर लेते हैं इस चैप्टर को, फिर उसके बाद आप मूवी देख सकते हैं। अब मूवी के बारे में मत सोचो, आ जाओ वापस से। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैल एंड महुआ। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है फिलअप्स में या टिक द करेक्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि ऑयल कौन कौन सी जो लीव्स या कौन कौन सी ट्रीज या प्लांट से वो लिया करते थे। तो एक तो साल का ट्री और एक महुआ का ट्री या प्लांट, इनसे ये ऑयल कंज्यूम करते थे। अभी अपन किससे ये कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सरसों का तो हो गया, अपन लोग मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं, तो अपन अभी ये सारी यूज़ कर रहे हैं, बट फॉरेस्ट के अंदर ये सब नहीं अवेलेबल होता, तो ये साल और महुआ का ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन ट्राइब की अपन बात कर रहे हैं, और भी ट्राइब जो है वो सिमिलर कल्चर फॉलो कर सकती है मोस्ट प्रेफरेबली। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया गैदरर्स हुआ करते थे, तो ये फ्रूट्स और रूट्स को कलेक्ट करते थे, उन्हीं को खाते थे, कभी कभी उनको पका भी लेते थे, और पकाने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करते थे, साल और महुआ का,
ठीक है. The local weavers and the leatherers turned to them when they needed supply of kusum, ठीक है, एंड प्लैश फ्लावर. अब कुसुम और प्लैश फ्लावर एक कलरिंग एजेंट होते थे. ये कलर, इनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता था, मतलब इन फ्लावर्स को अगर आप रख देते हैं, इनमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है जिससे कि कलर होता है, ठीक है. तो ये कलर करने के काम आते थे क्लोथ्स का. तो कौन कौन से फ्लावर्स हैं? दो, एक तो कुसुम और एक प्लैश, ठीक है. When supplies of forest produced shrank, और जब ये सारी सप्लाई, जो ये ऑयल ले रहे हैं, जो ये क्लोथ्स के लिए जो फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं कलरिंग के लिए, जब इनकी सप्लाई क्या होगी, एक समय के बाद कम होती जाएगी, क्योंकि ये तो नेचुरल रिसोर्स है. और रिसोर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि रिसोर्स समय के साथ कम हो जाती है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, ठीक है. तो उस चीज़ को कनेक्ट करते हुए इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना कि व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस शैंक, मतलब कम होने लग गई, तो ट्राइबल्स हैड टू इंक्रीजिंगली वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स. अब क्या हुआ, इनके जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं ट्राइब्स, इनके यहाँ पे जो रिसोर्सेज थी वो खत्म होने लग गई, और काफ़ी लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए. क्यों हो गए अनएम्प्लॉयड? क्योंकि पहले जो इनके पास रिसोर्सेज थी उनको ये बेच देते थे मार्केट में वुड के लिए, कभी डाई के लिए, या कभी जो फ्रूट्स लेते थे ये वो वहाँ पे सेल आउट कर देते थे. अगर इनके पास इसमें ख़त्म हो गया तो ये क्या करने लग गए थे फिर बाद में, कुछ समय बाद, मतलब 100 साल बाद, ये लोग एज अ लेबरर वर्क करने लग गए थे, ठीक है. लेबरर मतलब जो दूसरों के खेतों में जाके काम करवाते हैं. बट एक बैगा ट्राइब भी थी. बाकी सारी ट्राइब तो मोस्टली एज अ लेबरर वर्क कर लेती थी, बट एक बैगा ट्राइब भी थी जो कि ये अपनी डिग्निटी के खिलाफ, मतलब ये अपनी ऐसे सोचते कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी अगर हम किसी के वहाँ पे लेबरर की तरह वर्क कर लेंगे, तो इसीलिए ये क्या प्रेफर करते थे, जो है उसी के अंदर ये अपना गुजारा करते थे, बट ये एज अ लेबरर वर्क नहीं करते थे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ट्राइब डिडंट प्रेफर टू वर्क एज लेबरर, तो उसमें याद रखना है बेगा. तो 5 ट्राइब के नाम मैंने आपको बता दिए हैं. फिर बात करते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट गुड्स, ठीक है. ये लोग क्या करते थे, जो भी एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज करते थे, गुड्स, फ्रूट्स, वॉट एवर, जो भी फॉरेस्ट से निकाल पा रहे हैं उन सबको ये सेल कर देते थे मार्केट में, जिससे इनकी जो छोटे मोटे इकोनॉमिक टर्म्स पे होती थी वो ये सब ले पाते थे, ठीक है. Money lenders gave loan with which they met their cash needs and interest, but interest was too high. अब यहाँ पे ये लोग अपने जो चीज़ें हैं वो सेल कर देते थे, इनकी इकोनॉमी थोड़ी बेटर हो रही थी यहाँ पे जब मार्केट में सेल कर देते थे, बट तो भी इनके पास इतना पैसा नहीं आता था, क्योंकि आप खुद देख सकते हो पहले फ्रूट्स वगैरह इनकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि आसपास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्स थी, लोग बाग अपने घर में लगा लेते थे पेड़ पौधे. बट आजकल तो वो ट्रेंड खत्म हो गया है, क्योंकि आजकल सबको लैविश लाइफ चाहिए. पहले ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन थी, तो इनका जो इकोनॉमिक वैल्यू थी गुड्स की वो काफ़ी कम थी. अब इनको इकोनॉमिक अगर कोई सामान लेना है, कुछ नई चीज़ लेनी है, तो इनको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, या इनको सीड्स भी परचेस करने हैं. अगर सीड्स भी इनको परचेस करने तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो पैसे ये जाके मनी लेंडर से लेते थे. मनी लेंडर कौन होते हैं? जो कि पैसा उधार देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो आपको, और उसके बाद बदले आपको पैसा देते हैं वो, ठीक है. तो ये वो वहाँ से जाके पैसा लेते थे, वो पैसा दे भी देते थे, बट उनके जो इंटरेस्ट रेट थे वो बहुत हाई है. जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊँ तो, अगर आपने किसी से आपने बोरो करे हैं 100 रुपीज़, ठीक है, ये 100 रुपीज़ आपने बोरो कर लिया. अब इसके ऊपर मैंने आपको कह दिया एक दिन का मैं 10 रुपया लूँगी. अगर मैंने आपको कह दिया एक दिन का मैं 10 रुपया लूँगी, आपने मुझसे बोरो करे, तो क्या होगा, आपके एट द एंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए. तो 30 दिन से 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको मुझे 100 तो देने ही है, प्लस 300 रुपये और देने, जो कि चार्ज लिया है मैंने पर डे का. तो ये आपके लिए सोचिए, आपने तो मुझसे केवल 100 लिए थे और मैंने आपसे 4 टाइम्स ज़्यादा ले लिए पैसे. कुछ इसी तरीके से ये मनी लेंडर्स इन ट्राइबल ग्रुप्स के साथ करते थे, ठीक है. तो अब ऐसा अगर मैं आप लोगों के साथ करूँगी तो आपको भी मुझ पर गुस्सा आएगा कि मैम कुछ फेयर प्राइस तो होनी चाहिए ना, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन मिल गया, ठीक है. देयरफॉर दे केम टू सी मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एज एन ईवल. एज अ ईवल क्यों देख रहे थे वो? मतलब बुराई देख रहे थे वो. क्यों बुराई देख रहे थे? क्योंकि वो लोग उनको मिस्री, उनको हार्म कर रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे. तो ये जो मनी लेंडर्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, इन सबको वो आउटसाइडर की तरह देखती थी, अपना नहीं मानते थे, उनको समझते थे ये तो हमें परेशान करने के लिए आए हैं, और उनसे दूर रहना चाहते थे, उनसे नफरत करने लग गए थे, ठीक है.
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। फिर नेक्स्ट एक 4 एक्टिविटीज है मेजरली। अपन ने फर्स्ट देख ली झूम कल्टीवेशन, सेकंड हमने देख ली कि वो लोग हंटर्स और गैदरर्स भी थे। फिर थर्ड हमने देख लिया, अब देखेंगे सॉरी कि थर्ड हम देखेंगे कि वो हर्ड एनिमल्स वगैरह को भी रखा करते थे, ठीक है। तो वो पैस्टोरलिस्ट थे। पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो कि एनिमल्स को रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जो भैंस गाय वगैरह या बकरी वगैरह अपने पास रखते हैं, ठीक है। हु मूव विद केटल्स और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन वेयर ग्रासेस ऑफ वन रीजन एग्जॉस्टेड। ये लोग भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर तो क्या करते थे, अपन वहां पे खेती करते थे। ये लोग खेती नहीं करते थे, अपने एनिमल्स रखते थे इस पैच ऑफ लैंड पे। ये लोग उसको ग्रेस करवाते थे, मतलब खाना जो घास उग रही है वो खिलाते थे। अगर ये खत्म हो जाती थी तो वो मूव ऑन कर जाते थे नेक्स्ट लैंड पे, ठीक है, वहां पे करते थे। फिर वो खत्म हो जाती, फिर नेक्स्ट, फिर नए से जब तक बारिश में यहाँ पे वापस आ जाती तो वापस। इस तरीके से इनका भी शिफ्टिंग प्रोसेस चलता रहता था, बट ये एनिमल्स को फीड करवाते थे उसी ग्रास पे, ठीक है। अब कुछ कुछ ट्राइब्स हैं जिनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। जैसे जो वन गुजर होते हैं वो पंजाब हिल्स में रहते हैं और वो भी पैस्टोरलिस्ट होते हैं, ठीक है। जो लबाडीज होते हैं वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये ट्राइब्स के ही नाम हैं जो कि शिफ्टिंग जो एनिमल्स को रखते हैं, रेयरिंग और केयरिंग करते हैं उनकी, है ना। फिर गड्डीज है, ये शीप्स को रखते हैं मेस्टली, इनको ये शिपहर्ड्स होते हैं। और ये गड्डीज जो है कुल्लू में रहते हैं। फिर बकरवाल्स जो है गोट के लिए काफ़ी फेमस है, बकरवाल ट्राइब। ये गोट को रेयर करती है और यहाँ पे कश्मीर में पाई जाती है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेटल्ड कल्टीवेशन की, और मूवमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि बिरसा मुंडा ने करा है, ठीक है।